ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहाँ पर न जाए और दहशतगर्दी पूर्णतया समाप्त। सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। जरूर मौसम ने सर्द बना दिया है श्रीनगर को, लेकिन परिस्थितियों ने दहकते अंगारों सा गर्म बना दिया है इसी श्रीनगर को। आतंकी किलिंग मिशन पर है, टारगेट किलिंग के मिशन पर है, लेकिन वहीं सेना उनके लिए किलिंग मशीन बन गई है। एक के बाद एक आतंकियों का सफाया हो रहा है और जो बचे हैं उन्हें भी साफ संदेश दे दिया गया है कि बचेगा कोई नहीं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में शांति और भारतीयता आतंकियों के निशाने पर है। लेकिन एक बात साफ है कि हिंदुस्तान इससे मुकाबला कर रहा है। जम्मू कश्मीर इन आतंकियों से लड़ रहा है, लड़ रही है उनसे हमारी सेना। ये जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये मंदिरों की भूमि है, मां वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। इस बात का विश्वास है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार गृह मंत्री 3 दिन के दौरे पर कश्मीर आए। मौजूदा हालात उनके सामने चुनौतियां बनकर खड़े मिले। पलायन है, अविश्वास है और आतंक का नया दौर है। जिस वादे के साथ धारा 370 हटाई थी, उस वादे पर यकीन दिलाना पहली प्राथमिकता थी। दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे। संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है। एक तरफ लोगों के मन में सब ठीक है का विश्वास मजबूत करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर आतंकवादियों को कड़ा सबक सिखाने की उम्मीदें। कश्मीर को गृह मंत्री ने सांत्वना का मरहम दिया। जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके साथ दर्द का एक रिश्ता जोड़ा और एक भरोसा दिलाने की कोशिश की कि कश्मीर जन्नत था और अब जन्नत ही रहेगा। आतंकवाद का कोई दौर कश्मीर की चमक और तरक्की कम नहीं कर सकता। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहने को 5 मगर 4 मेडिकल कॉलेज थे। मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है, नए और 2 और होने वाले, 5 चालू हो चुके हैं। पहले 500 विद्यार्थी यहां से एमबीबीएस कर सकते थे। अब लगभग 2000 विद्यार्थी यहां एमबीबीएस कर पाएंगे। एक तरफ विश्वास की जड़ें जमाने की कवायद है और दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ इस दशक का सबसे लंबा अभियान है। हर नया दिन आतंकियों की मौत की लिस्ट में नए नाम जोड़ रहा है और ये लिस्ट तब तक लंबी होती रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से आतंक की आग में झोंकने वाले खत्म नहीं हो जाते। भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना सरल नहीं। चिंता न करें,
कोई भी अटेम्प्ट होगा वो न्यूट्रलाइज करेंगे। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। कितनी भी साजिश आतंकी कर लें, जम्मू कश्मीर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। साजिश को नस्तनाबूद करना होगा, इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। जिन जवानों ने अपना बलिदान दिया, जिन भारतीयों ने अपने प्राण गंवाए, जिन परिवारों ने मातम मनाया, एक एक आतंकी की मौत उनके लिए श्रद्धांजलि है। आतंकवादियों का दुस्साहस इस बार बड़ा है तो उनकी सजा भी बड़ी होगी और उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। आतंकवादियों ने बहुत टारगेट किलिंग कर ली, अब बारी भारतीय सुरक्षा बलों की है। सरकारी नौकरियों में और घरों में मुखौटा लगाए जो लोग आतंकियों के मुखबिर बने हैं, अब वो टारगेट पर है। टारगेट किलिंग में आतंकवादियों को फंड मुहैया कराने वाले भी निशाने पर हैं। स्थानीय लोगों की मदद से जंगलों में ठिकाना बना चुके आतंकी निशाने पर हैं। कश्मीर में आतंकवाद का ये नया दौर है। आतंकवादियों की चालें भी नई हैं, तो ये भी बहुत जल्दी आतंकवादियों और उनके सरपरस्त पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि ये भारत भी नया है। आतंकवाद की कीमत ऐसी चुकानी पड़ेगी कि इतिहास में कई नए पन्ने जुड़ेंगे। कश्मीर एक बार फिर तारीख के मकाम पर खड़ा है। पुंछ राजौरी में चल रहा सेना का ऑपरेशन शायद इस दशक का सबसे लंबा ऑपरेशन है। पूरे इलाके के अगर आप देखें तो 3 तरफ एलओसी से छरा घने जंगल है वहां पर, और सेना लगातार अपने ऑपरेशन को वहां पर जारी रख रही है, आतंकियों को मार गिरा रही है। जंगलों के 20 किलोमीटर के क्षेत्र को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और यह पूरा ऑपरेशन सीधे सेना के प्रमुख जनरल नरवणे की नजर में चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ युद्ध का ये दौर कितना महत्वपूर्ण है, उसकी एक बानगी है जम्मू पुंछ क्षेत्र की ये तस्वीर। पूरी रणनीति सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की निगरानी में है। कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बाद जवानों को खबर मिली थी कि आतंकी पुंछ राजौरी के जंगलों में छुपे हुए हैं। 11 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। उसी दिन 16 राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जांबाज जवान शहीद हो गए। 14 अक्टूबर को इन्हीं जंगलों में 4 जवान और शहीद हो गए। अभी तक 15 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं, लेकिन वो सब कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मारे गए। जम्मू के पुंछ राजौरी के जंगलों में छुपे आतंकवादियों से अभी तक कोई हत्थे नहीं चढ़ सका है। 2009 में आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन पुंछ राजौरी के इन्हीं जंगलों में चलाया गया था, लेकिन तब वो सिर्फ 9 दिन चला था। 2021 के इस ऑपरेशन को 13 दिन बीत चुके हैं। पुंछ के जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है वो बेहद मुश्किल है और उसे इतना कठिन बनाती है इस क्षेत्र की संरचना। पुंछ में हिमालय की पीर पंजाल रेंज की घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं और घने जंगल हैं। आतंकी इन्हीं के बीच घुसकर गुम हो जाते हैं। जंगल में आतंकवादी घुस जाते हैं तो फिर इंटेलिजेंस का भी कोई फायदा नहीं होगा और सुरक्षा बलों को जंगल में घुसना ही होता है।
ऐसे में वो आतंकियों के निशाने पर अधिक होते हैं। इस बार भी यही हुआ। सेना ने अब स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज तैनात किए हैं और आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन्स के साथ हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। You know that our Western adversary is indulging in a proxy war against us, and you know what are the dynamics of a proxy war. So they will do anything that will disturb the peace and tranquility in the state of Jammu and Kashmir. So whenever they find that there is semblance of peace happening there, they will create a situation that creates fear mongering amongst the people. Now what happened is, when some community people are killed, fear gets generated amongst the people, and therefore you will find that when the Home Minister has gone there, it is to give confidence to these people that the security forces, the armed forces, everybody, the state administration is with you. We will not allow this to be perpetrated day after day, and that we will bring the situation under control. So there should be no reason to fear, and I think you should not allow exodus to happen from the valley at all. तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वे अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो जाए। राजौरी पुंछ से सटे सीमावर्ती इलाके पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए पुराना रास्ता है। एक समय 1999 में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने पुंछ राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में कई ठिकाने बना लिए थे, यहां तक कि कंक्रीट के निर्माण तक कर लिए थे। 2003 में तब सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया। सैनिकों ने हेलीकॉप्टर्स की मदद से सारे निर्माण नष्ट किए और 64 आतंकवादी मौत के घाट उतारे गए। इस ऑपरेशन में 2 सप्ताह लगे और 2 जवान शहीद हुए थे। आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा मौजूदा सर्च अभियान उसी तर्ज पर चल रहा है। आतंकियों की घेराबंदी हो रही है। फाइनल असॉल्ट जिस वक्त शुरू होगा, आतंकियों के लिए और उनके सरपरस्तों के लिए उस समय से सिर्फ बुरी खबरें ही सुनाई देंगी। पुंछ राजौरी के जिन इलाकों में दरअसल ये मुठभेड़ आप देख रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों को डराकर, धमकाकर ये आतंकी पहले उनसे पनाह लेते हैं। ऐसे में सेना को उनके बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती। फिर इन जगहों पर पनाह लेने के बाद वो अन्य इलाकों में जाते हैं और ये आतंकी फिर आतंकी वारदातों को अंजाम देकर वापस जंगल के रास्ते से छिपते छिपाते इन्हीं के घरों में फिर से छिप जाते हैं। ऐसे में सेना के लिए बड़ी मुश्किल चुनौती होती है इनको ढूंढ कर मार गिराना, लेकिन कीमत तो अदा करनी पड़ती है उन आम इंसानों को जो सेना के मुखबिर होते हैं, जो उन्हें जानकारी देते हैं ऐसे आतंकियों के बारे में। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। यहाँ हालात खराब हो रही है, ऐसे जा रहे हैं। काल से हालात बहुत खराब। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में है वनपोह क्षेत्र। 17 अक्टूबर की शाम आतंकवादियों ने घर में घुसकर 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी। मिनी बिहार कहे जाने वाले वनपोह में तब से श्रमिकों का घाटी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया। हमें बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है। को भी डर सा पैदा हो गया कि पता नहीं हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ भी वो काम हो सकता है। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी यहाँ निकालें। बहुत दिनों से हम लोग यहाँ रहते हैं, मगर ऐसे हालात कभी हम लोग को ना झेलना पड़ा। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। अक्टूबर महीने के अंदर कुछ 5 प्रवासी नागरिकों की हत्या की जा चुकी है, जिनमें 4 बिहार के थे और 1 उत्तर प्रदेश का। दरअसल प्रवासी नागरिकों की हत्या इस समय आतंकियों की एक खास रणनीति के चलते चर्चा में है, वरना बाहरी श्रमिकों की हत्या जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं है। अगस्त 2000 में अनंतनाग में 19 और अक्षरबल में 7 श्रमिकों की हत्या की गई। जून 2006 में कुलगाम में 9 बाहरी श्रमिकों की हत्या की गई। जुलाई 2007 में बटमालू बस स्टैंड हमले में 5 श्रमिकों की मौत हो गई। अक्टूबर 2019 में कुलगाम में 6 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी गई। 2019 में अगस्त से दिसंबर तक करीब 18 गैर कश्मीरी श्रमिक मारे गए थे। गैर कश्मीरी श्रमिकों की हत्या आतंकवादियों की दरअसल दोहरी चाल है। इस तरह वो घाटी के आतंक और अलगाव पसंद कट्टरपंथियों की सहानुभूति पाते हैं। दूसरे पूरे देश से कश्मीर आकर मजदूरी करने वाले लोगों के मन में भय पैदा करते हैं ताकि वो कश्मीर न आए।
दोनों ही सूरत में निशाने पर सिर्फ भारतीयता रहती है। इतनी भी साजिश आतंकी कर लें, जम्मू कश्मीर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इंसानियत की हत्या है और ऐसे लोग कभी बख्शे नहीं जाएंगे। तभी तो बड़े आराम से आ रहे हैं, उनके फाइनेंसिंग चैनल्स अलाइव है, उनका एम्यूनिशन चैनल अलाइव है। ये वो कर रहे हैं जो उनको करना है, उनकी पॉलिसी है। हमारी जो पॉलिसी है, हमको अगर हम उसको ठीक से नहीं करेंगे तो करते रहेंगे। आतंकवादियों के निशाने पर कश्मीरी या गैर कश्मीरी नहीं बल्कि भारतीय है, फिर चाहे वो आम कश्मीरी हो जो देश की मुख्य धारा से जुड़कर जीना चाहते हैं, या फिर रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर आए प्रवासी श्रमिक। हम लोग ईंट भट्टे में काम कर रहे थे, वहाँ का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाया और हमको ना पैसे नहीं दिया, मार के भगा दिया वहाँ से 12 बजे रात को। वापिस जाएंगे काम करने? नहीं जाएंगे सर, वहाँ मरने थूना जाएंगे सर, वहाँ से हमें जी बचा कर लाना था। छोटा पैसा दिया, मजदूरी बकाया वहाँ? कोई नहीं दिया सर। तो वहाँ कभी नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे भी नहीं जाएंगे, वहाँ कभी नहीं जाएंगे। हमारा मजदूर पैसा दिलाया जाए। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के विकास के लिए जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, उसमें इन बाहरी श्रमिकों की बड़ी भूमिका है। मजदूर और वेंडर के तौर पर वो कश्मीर नव निर्माण की अहम कड़ी भी बन चुके हैं। आतंकियों ने इसी कड़ी पर इस बार प्रहार किया है। बिहारी को सबको मार रहा है तो हम लोग भी छोड़ छाड़ के भागने चालू कर दिए। अंदर में बहुत डर है, इसलिए हम लोग को भगा दिया सर। डर है, खाना नहीं मिलता है टाइम टाइम पे, रूम में 3-4 दिन से भूखे थे। सब लोग को जब मार रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी भागो चलो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी मिली, उसके बाद एक के बाद हर स्तर पर कार्रवाई हो रही है। पहले पाक परस्त नेताओं को जेल भेजा गया, उसके बाद टेरर फंडिंग के पूरे नेटवर्क को भी कई स्तर पर ध्वस्त करने की कोशिश हुई। आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए हर मुमकिन कोशिश होती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच आतंकवाद फिर से कई हिस्सों में लौटा है और उसे दूर करने की बड़ी चुनौती हर स्तर पर सामने खड़ी है। कश्मीर के अल्पसंख्यकों और गैर कश्मीरियों के बीच दहशत का माहौल है और इसे खत्म करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति भी तैयार की गई है। कई आतंकी घटनाओं के बाद जांच में यह पाया गया कि आतंकियों को पहले से सारी खबर थी। ऐसा भी सामने आया कि सरकारी महकमों में आतंकियों के मददगार पाए गए। इस बार पत्थरबाजी, आपराधिक पृष्ठभूमि और आतंकियों के साथ रिश्तों को लेकर संदिग्ध लोगों पर भी पैनी नजर है और इन पर कार्रवाई करके ये संदेश दिया जाएगा कि जो आतंकियों के साथी हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त गिलानी के पोते को इसी के चलते नौकरी से बर्खास्त किया गया है। आतंकियों के मददगार के तौर पर जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन्हें प्रदेश से बाहर की जेलों में भेजा जा रहा है ताकि बॉर्डर पार से उनका नेटवर्क जुड़ ही न सके। दक्षिण और मध्य कश्मीर से 900 से ज्यादा संदिग्ध लोग पकड़े गए। पकड़े गए लोगों में से कई को राज्य के बाहर की जेलों में भेजा गया। घाटी में आतंकियों के हमदर्दों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। अलगाववादी नेताओं ने लंबे समय तक कश्मीर की अस्थिरता का भारत पाकिस्तान दोनों से जमकर फायदा उठाया। अब ये अलगाववादी संगठन लगभग निष्क्रिय हैं, लेकिन इन हुर्रियत जैसे संगठनों से जुड़े पाक परस्त लोग अब भी मौजूद हैं। उनकी भूमिकाओं पर खुफिया एजेंसीज की पैनी नजर है। उनके प्रदर्शनों और गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं।
टारगेट किलिंग के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो कहां से आ रहा है और किन लोगों के माध्यम से हत्यारों तक पहुंचाया जा रहा है। ये फंडिंग ठीक वैसे ही की जा रही है जैसे कभी पत्थरबाजों की होती थी। महिला सीआरपीएफ को चेकिंग के लिए लाया गया है ताकि जांच का कोई पहलू न छूट जाए। सुरक्षा बल कश्मीर के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। आतंकवादी रोज मारे ही जा रहे हैं और ये सिलसिला लंबे समय तक अब ऐसे ही रहने वाला है। श्रीनगर से हमारी इस विशेष पेशकश में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि आखिर आतंकी घटनाओं का क्रेडिट लेने के लिए क्यों होड़ मची है आतंकी संगठनों में। आप देखते रहिए आज तक। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद स्थानीय लोगों का इस्तेमाल करना, उन्हें डराना, धमकाना, इस सब की सबसे ज्यादा कोशिश की हिजबुल मुजाहिदीन ने। लेकिन जब से आतंकवाद के इस नए रूप में, जहां आप टारगेट किलिंग देख रहे हैं, जहां पर गैर कश्मीरी जो यहां पर आए हैं, जो यहां के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें मारने की कोशिशें हो रही है, तब तो जैसे होड़ मच गई है तमाम नए आतंकी संगठनों में श्रेय लेने की कि ये टारगेट किलिंग हम ही कर रहे हैं। ये नए आतंकी संगठन दरअसल पाकिस्तान की नजरों में हीरो बनने की कवायद में जुटे हुए हैं और इसीलिए ऐसी होड़ मची हुई है हर आतंकी घटना के बाद उसका श्रेय लेने की। पुंछ में सेना पर हमला हुआ। जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फोर्स और पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स ने। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में टारगेट किलिंग हुई। जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फोर्स, गिलानी फोर्स और गजवतुल हिंद ने। मजदूरों की हत्याओं में नाम आया टीआरएफ और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का। एक दौर था जब हिजबुल मुजाहिदीन बेहद सक्रिय था। उसके 200 से ज्यादा आतंकी घाटी में मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा बलों के लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस के बाद हिजबुल बिल्कुल तबाह हो गया। कुछ साल पहले हिजबुल से निकलकर ही जाकिर मूसा ने नया संगठन अंसार गजवतुल हिंद बनाया था। जाकिर मूसा जल्दी ही मारा गया और अब उसी की तर्ज पर नए नए आतंकी संगठन तैयार हो रहे हैं। इनमें से कई के काम करने का तरीका हिजबुल जैसा ही है, जैसे सोशल मीडिया पर सक्रियता का वीडियो बनाना। हिजबुल के निशाने पर पुलिस कर्मियों के परिवार होते थे। नए आतंकी संगठनों के निशाने पर गैर कश्मीरी और अल्पसंख्यक हैं। नए आतंकी संगठन खुद को घाटी में आतंक का नया आका घोषित करने की कोशिशों में लगातार जुटे हैं। कुछ 57 के करीब ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग टाइम से, खासतौर पे 17, 18 और 19 में वैलिड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टारी बॉर्डर से पाकिस्तान गए और हैरानी की बात यह कि वापस लौटे तो ट्रेनिंग लेके दहशतगर्दी कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग हुई, वहां से आमजन एमिनिशन लेके आए। उन 57 के अंदर अभी तक 17 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग एनकाउंटर्स में अभी तक मारे गए हैं। उनमें से 13 लोग ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हैं और अलग अलग मिलिटेंट आउटफिट्स के साथ काम कर रहे हैं, खासतौर पे अलबदर, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के साथ। और हाल ही में जो 2 एनकाउंटर हुए एक हफ्ते के अंदर बांडीपुर और रजौरी में, उसमें 3 दहशतगर्द ऐसे मारे गए जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे 18 में और अभी लौट करके आए। ये एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। अलग अलग आतंकी संगठनों में एक और बात समान दिखती है जो बेहद चौंकाने वाली हो सकती है। ये सभी संगठन इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे इन्होंने आपस में आतंकी गतिविधियों का काम और क्षेत्र बांट रखा हो। भाइयों बहनों, यहाँ पर पानी की इतनी ताकत है, पानी की इतनी ताकत है कि यहाँ का पानी पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दे सकता है। इतनी ताकत है। यहां से पानी से बिजली पैदा हो सकती है, उस बिजली से पूरा हिंदुस्तान रोशन हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, पहले कहावत हुआ करती थी, वो कहावत ऐसी थी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई तो जम्मू कश्मीर के कई गांवों में पहली बार बिजली पहुंची और इसे तरक्की से जोड़ा गया। आतंकी संगठन हरकत 313 के निशाने पर पावर सप्लाई लाइन है।
पूरी जल विद्युत परियोजना की पावर सप्लाई लाइन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दक्षिण कश्मीर के वनपोह में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ही ली थी। इसका नाम जून महीने में एसपीओ और उसके परिवार की हत्या में भी सामने आया था। ये संगठन गैर कश्मीरी मजदूरों को घाटी छोड़ने के फरमान पहले भी जारी कर चुका है। बीते कुछ समय से वो लोग जो किसी भी रूप में भारतीयता का झंडा लेकर चल रहे हैं, टीआरएफ उन्हें अपना निशाना बना रहा है। लश्कर-ए-तैयबा इसमें उसका मददगार है। दरअसल टीआरएफ पाकिस्तान का मोहरा है, जिसकी सक्रियता से उसके अपने आतंकी संगठनों का नाम सामने न आए और वो दुनिया की नजर में बचा रह सके। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि उसने आतंकवाद का जो नया ताना बाना बुना, वो शुरुआत में ही सबके सामने आ चुका है। हम चारों को कश्मीर में आने का तो हमने तो प्यार किया, हम लोग प्यार किया और लोग प्यार करने के बाद हमें पाकिस्तान के लोग शेयर किया पाकिस्तान पाकिस्तान लाख नए नकाब ओढ़कर दुनिया के सामने आए, वो आतंकवादियों का सरपरस्त है। इस रूप में उसकी पहचान उजागर होते देर नहीं लगती। घाटी के आतंक का जवाब उसे जल्द ही कई अलग अलग रूपों में मिलता रहेगा। हाल के दिनों में कश्मीर ही नहीं, कई जगहों पर जब देश में आतंकी घटनाएं हुई तो जो आतंकी पकड़े गए उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से था। कई आतंकी तो ऐसे थे जिन्होंने आईएसआई से बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान लोगों की गुस्से का शिकार बन रहा है, लेकिन इनकी वजह से पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने अपनी मिट्टी में आतंकवाद के इतने बीज बो दिए हैं कि वो एक देश नहीं बल्कि आतंकी कबीलों का समूह दिखता है। कश्मीर की अवैध चाहत में वो दुनिया भर में अपनी बेइज्जती कराता है, लेकिन अब उसकी बेइज्जती में उसके साथी देश भी शामिल होने लगे हैं। पाकिस्तान 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। इस साल भी वो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका। पाकिस्तान का साथ देने के चलते अब उसका दोस्त टर्की भी इसी ग्रे लिस्ट में आ चुका है। पाकिस्तान के लिए बात सिर्फ मान अपमान तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि कश्मीर नीति पर भी वो पूरी तरह मात खा चुका है। मिडिल ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में शुमार दुबई ने भारत के साथ कश्मीर में निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दुबई कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में निवेश करेगा। निवेश के चलते 5 लाख नए रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। अभी श्री जयपुरी आए थे, उनका 500 करोड़ का निवेश जम्मू में होने वाला है। अब तक जम्मू और कश्मीर मिलकर जम्मू में 7,000, कश्मीर में 5,000 करोड़ का निवेश का भूमि का आवंटन कर दिया। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भर के मुस्लिम देशों का समर्थन जुटाने की कोशिशों में पहले ही नाकाम हो चुका है। दुबई की कश्मीर में भारत के साथ साझेदारी पाकिस्तान की कश्मीर प्रोपेगेंडा नीति को पूरी तरह खारिज करती है। भारत दुबई साझेदारी का असर लंबे समय में और पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके इंजीनियर्स या श्रमिकों पर हमला हुआ तो पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुबई की कश्मीर में निवेश की साझेदारी कई और देशों के लिए रास्ता खोल सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी हर गलती या मक्कारी बहुत भारी पड़ेगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं, परंतु अभी भी यहाँ का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना। क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जाता है, और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत हुई। न कश्मीर 3 दशक पुराना है, न भारत। पाकिस्तान की नई चाल भारत से बिल्कुल भी छुपी नहीं है, और ये भी तय है कि पाकिस्तान अपनी करनी को भुगतेगा जरूर।
और वो भी बहुत जल्द। श्रीनगर से हमारी इस विशेष पेशकश में इसी के साथ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आतंकी घटनाओं की वजह से क्या भुगतना पड़ता है आम कश्मीरियों को। आप देखते रहिए आज तक।